Hello everyone, I am Dr. Urvi Pandey from Ayurnidanam Clinic and Kerala Panchkarma Center, देहरादून, इंडिया। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्किन डिजीज़ के डूज एंड डोंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जो है सोराइसिस। तो अगर आपको या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को सोराइसिस है, तो आयुर्वेद आपको क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करने के लिए बताता है। देखिए, ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से सोराइसिस के पेशेंट्स देख रहे हैं और उनको ट्रीट भी कर रहे हैं। और इस टेन्योर में हमने देखा है कि जो पेशेंट्स हमारे जो हम डूज एंड डोंट्स आयुर्वेदिक उनको बताते हैं, अगर जो लोग वो फॉलो करते हैं, वो लोग मेडिसिन पे 60 to 70% बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपल जो कि ये डूज एंड डोंट्स नहीं फॉलो करते हैं। अब सोराइसिस क्या है? देखिए, सोराइसिस क्या है? एक स्किन डिजीज़ है। यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो 30 to 40 डेज़ में टर्न ओवर टाइम है उनका। इसका क्या मतलब है कि अंदर से नए सेल्स आते हैं और ऊपर के सेल्स शेड ऑफ हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल टाइम है। लेकिन सोराइसिस में क्या होता है कि ये रेट रैपिड हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है। कई बारी तो 10 से 15 दिन या उससे भी शॉर्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके स्किन पे रेड रेड पैचेस आने लगते हैं। वो पैचेस के साथ वो स्किन का एरिया उठने लगता है और आपको उन पैचेस पे स्केलिंग या ड्राइनेस लगती है। और इतनी ज़्यादा स्केलिंग हो जाती है, आपको लगता है कि डैंड्रफ जैसी हो गई है, वो झड़ने लगती है वाइट कलर की। और यूजुअली बहुत इची होता है ये। तो हम लोग कंपेयर करते हैं, मतलब ऐसा आपको पैचेस लगते हैं, अगर आप लोगों ने अभ्रक देखा हो वैसा, या फिर जैसे फिश के स्केल्स होते हैं वैसा इसमें पैचेस जैसा लगने लगते हैं। यूजुअली ये पेशेंट्स को विंटर्स में होता है, पर 20% पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको समर्स में भी ये एग्रवेट होता है। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, पेशेंट्स इससे बहुत परेशान भी रहते हैं। आयुर्वेद में इसको अष्ट महागद में लिया गया है, मतलब कि जो 8 उन्होंने मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ बताई हैं उनमें से एक कुष्ठ रोग बोलते हैं, वह उसी के अंडर उन्होंने सोराइसिस को लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिंस टाइम लॉन्ग इट हैज़ बीन अ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़। पर अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में क्लियरली इसके कुछ डूज एंड डोंट्स बताए हैं, और अगर आप उन डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हैं तो आप बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब पहले हम डाइट की बात करते हैं। तो आयुर्वेद आपको क्या बोल रहा है कि आपको कैसी डाइट फॉलो करनी है। सबसे पहले आयुर्वेद आपको बोलता है कि आपको इसमें लघु आहार लेना है, सुपाच्य आहार लेना है, मतलब इजीली डाइजेस्टिबल फूड्स आपको लेने हैं। हैवी टू डाइजेस्ट फूड्स आपको इसमें नहीं लेने हैं, ठीक है। दूसरा, क्लियरली मेंशन्ड है कि इसमें किसी भी ऑपोजिट टाइप के फूड्स का कॉम्बिनेशन साथ में नहीं लेना है। जैसे बोला है कि लघु गुरु आहार साथ में नहीं लेना है, शीत उष्ण आहार साथ में नहीं लेना है, अपतर्पण और संतर्पण आहार साथ में नहीं लेना है। साथ का मतलब है आपने शीत लिया फिर उष्ण लिया फिर शीत लिया, इस तरह से। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं कि जैसे समझ लीजिए आप ठंडा मिल्क शेक ले रहे हैं और साथ में आप उसके गरम गरम समोसा ले लें, है ना। तो ये एक ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है। ऐसे कॉम्बिनेशन आपको साथ में नहीं लेने हैं कि जैसे आप आइसक्रीम ले रहे हैं और साथ में आप आइसक्रीम के पकौड़ी ले लें, यू नो। सो समथिंग कि ठंडा और गरम। या फिर दूध ले रहे हैं तो दूध के साथ आपको नमक की चीज़ें नहीं लेनी है। दूध ले रहे हैं उसके साथ आपको फ़िश नहीं लेनी है। बहुत ठंडा बहुत गर्म साथ में नहीं लेना है। बहुत मीठा और बहुत नमक वाला साथ में नहीं लेना है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड हैं आपको इनको अवॉइड करना है। अगर आप इनको लेते हैं तो आपका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रवेट होगा। कुछ फूड आइटम्स उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किए हैं। उनमें से कुछ हैं सीसम सीड्स, तिल आपको नहीं लेना है, दही आपको नहीं लेनी है, उड़द आपको नहीं लेनी है, कुल्थी आपको नहीं लेनी है, फिश आपको नहीं लेनी है, दूध आपको नहीं लेना है, मट्ठा भी आपको नहीं लेना है, इनफैक्ट चीज़ भी आपको नहीं लेना है। देखिए, उन्होंने बोला है कि आपको अति अम्ल पदार्थ भी नहीं लेने हैं। अब अति अम्ल पदार्थ का क्या मतलब है कि आपको ऐसे फूड्स नहीं लेने हैं जैसे कि विनेगर हो गया, विनेगर में बनी चीज़ें, या सोया सॉस की चीज़ें, अल्कोहल, अल्कोहल भी अम्ल पदार्थों में आता है। तो आपको अल्कोहल इंटेक अपना कट डाउन करना है, या जितना आप रिड्यूस करें अगर आपको ठीक होना है तो। स्मोकिंग आपको अवॉइड करनी है।
लाइम्स और लेमन्स आपको नहीं लेने, खट्टी चीज़ें आपको नहीं लेनी हैं, सिट्रस फ्रूट्स आपको इसमें अवॉइड करने हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। फिर अत्यधिक गुड़ का सेवन नहीं करना है। इसको अगर हम आज से कोरिलेट करें तो आपको बहुत शुगरी आइटम्स नहीं लेने हैं, जैसे आपको ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं लेनी हैं, या आपको बिस्किट्स हो गए वो नहीं लेने हैं, या आपको केक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गए, टॉफ़ीज़ हो गए, कैंडीज़ हो गई, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जितना ज़्यादा आप डायरेक्ट शुगर अवॉइड करेंगे उतनी जल्दी आपकी डिज़ीज़ अच्छी होगी। उसके अलावा फ्रूट्स में मैंने आपको बताया सिट्रस फ्रूट्स आपको नहीं लेने हैं। आप इसमें एप्पल ले सकते हैं, बनाना भी आप ले सकते हैं, और पपाया भी मीठा है, आप ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में उन्होंने आपको बताया आपको आलू अवॉइड करने हैं, ब्रिंजल अवॉइड करना है, टमेटोज़ अवॉइड करने हैं, और आपको कॉलीफ्लावर आप ले सकते हैं, पत्ते वाली हरी तिक्त रस में आते हैं एक्चुअली ये जो वेजिटेबल्स हैं हमारे, जो लीफी ग्रीन्स हैं हमारे, जैसे पालक हो गया, और भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, धनिया हो गया, सेलेरी हो गया, ब्रोकली हो गया, ये वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं क्योंकि तिक्त रस प्रधान है ना। ये वेजिटेबल्स आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इनमें ले सकते हैं, ये आपको सोराइसिस को नहीं बढ़ाएगा। मटन इसमें बिल्कुल अवॉइड है, उन्होंने बोला है कि जो हैवी मीट है उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। एग्स आपको अवॉइड करने हैं, वाइट ऑफ द एग आप ले सकते हैं। तो ये तो कुछ कुछ फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। अच्छा, एक कुछ उन्होंने फिर क्या बोला है कि अगर आपका विदग्ध आहार है तो उसके बाद विदाही आहार नहीं लेना है। इसका क्या मतलब है कि आपने अपना मील लिया है और वो आपका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है, तो ऐसे तो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है लेकिन आपको लग रहा है अरे मेरा तो नेक्स्ट मील का टाइम हो गया है तो मैं खा लेता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है हैवीनेस है, वो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और उस कंडीशन में आप फिर से कोई हैवी मील ले लें, है ना, जैसे कुछ स्पाइसी ले लें, कुछ फ्राइड ले लें, तो वो और ज़्यादा आपके अग्नि पर असर करेगा और आपको ये कंडीशन को एग्रवेट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगता है आपका बॉडी में अभी अनडाइजेस्टेड फूड है तो आपको नहीं लेना है। वाटर इनटेक आपको अच्छा रखना है। रॉ वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड क्योंकि वो अति स्निग्ध में आ गया, वो आपको नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेना है, और इसमें आपको वेट मैनेजमेंट भी करना है। अगर आपका वेट मेंटेन रहता है, हमने देखा है जो पेशेंट्स वेट मेंटेन रखते हैं उनको भी सोराइसिस ज़्यादा परेशान नहीं करता। अगर आप अपना वेट भी मेंटेन नहीं करें, बढ़ता जा रहा है, तो वो भी सोराइसिस को बढ़ाता है। तो ये तो कुछ डाइटरी आइटम्स हुए जो आपको कैसे लेने हैं कैसे नहीं लेने हैं। अब हम आते हैं विहार या लाइफस्टाइल पे। लाइफस्टाइल आप कैसे अपना दिन का रूटीन रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं लाइफस्टाइल में, वो भी आपके सोराइसिस को एग्रवेट करता है। तो पहले तो लाइफस्टाइल में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक फिक्स रूटीन बनाना है सोने का, उठने का। ये नहीं आप कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं ना, एक फिक्स टाइमिंग रखिए आप। दूसरा, अपनी स्लीपिंग आवर्स अच्छे रखिए। थर्ड, इसमें बोला है दिवाशयन नहीं करना है, मतलब आपको आफ्टरनून स्लीप नहीं लेनी है। फिर आपको एक्सरसाइज रेगुलरली आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इसमें बोला है अति व्यायाम नहीं करना है, मतलब बहुत स्टर्नस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करके या फिजिकल एक्टिविटी करके आए हैं तो उसके बाद एकदम आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना है, या उसके बाद एकदम आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, या अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से घर में आए हैं तो आपको नहाना नहीं है या ठंडा पानी नहीं पीना है। इन चीज़ों का आपको अवॉइड करना है। दूसरा, आपको स्ट्रेस लेवल्स अपने मेंटेन रखने हैं। देखिए, इसको कुष्ठ रोगों में लिया गया है, एक कुष्ठ हम इसको यूजुअली बोलते हैं। और इसमें क्या है, कुष्ठ का मतलब क्या है कि एक ऐसी डिजीज़ जो थोड़ी डिसग्रेसफुल लगती है पेशेंट को अपने लिए भी। तो इसकी वजह से हमने बहुत पेशेंट्स में देखा है कि एक स्ट्रेस लेवल पेशेंट का बहुत बढ़ जाता है। तो आपको क्या है ना, स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको ईजी रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्योर नहीं हो सकता है और कैसे हम मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल लाइट रहिए आप, स्ट्रेस मत लीजिए। क्रोध इसमें एक और चीज़ है जो अवॉइड करने का बोला है। क्यों? क्योंकि वो भी आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा। ये तक आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा है कि आप
जो आपके गुरुजन हैं या जो आपसे बड़े हैं उनको आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, उनकी डिसग्रेस नहीं करनी। मैं एक और इसमें ऐड ऑन करूँगी कि आप बिज़ी रहें। सोराइसिस पेशेंट्स, आप देखिए जितना बिज़ी रहते हैं आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, क्योंकि आप किसी पॉजिटिव काम में, किसी क्रिएटिव काम में बिज़ी हैं। जहाँ आपको लगता है कि ओ मुझे सोराइसिस हो गया है, मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं बाहर नहीं जाऊँगा या लोगों से नहीं मिलूँगा, तो आप और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस आउट करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। तो दीज आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स जो आपको सोराइसिस में फॉलो करने हैं। नाउ अबाउट द ट्रीटमेंट। सोराइसिस में बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम कोई होम रेमेडीज़ बताइए। देखिए, ये ऐसी डिजीज़ है कि इसमें कोई ऐसी होम रेमेडी से ये ठीक नहीं हो सकती। होम रेमेडी यही है जो मैंने आपको डूज़ एंड डोंट्स हैं, इसको फॉलो करिए और आप कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, है ना? और उसके अलावा आपको ट्रीटमेंट लेने ही पड़ेंगे। आयुर्वेदा सोराइसिस में बहुत कुछ ऑफ़र करता है। हम लोग इसमें पंचकर्म कराते हैं, शोधन चिकित्सा कराते हैं, डिटॉक्स भी बोलते हैं। उसके कुछ रेगुलर इंटरवल्स होते हैं कि कब क्या कराना है, कितने दिनों में कराना है। तो ऐसे पेशेंट्स जो रेगुलरली हमारे हमारे डूज़ एंड डोंट्स फॉलो कर रहे हैं, पंचकर्म कराते हैं हमारे यहाँ, जैसे हम उनको एडवाइस करते हैं वैसे, और जो खाने की ओरल मेडिसिन हैं वो भी रिलीजियसली लेते हैं, उनका रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है। सो अगर आपको या किसी भी आपके फैमिली मेम्बर को सोराइसिस है तो आप उनको मोटिवेट करिए, आप उन्हें समझाइए कि थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट, यू नीड नॉट टेक स्ट्रेस। आप उनको ये डूज़ एंड डोंट्स बताइए। कोई भी आपके आसपास या आयुर्वेदिक सेंटर है वहाँ से आप अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, या आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स लीजिए। So I hope this video helps you out. Take care, stay healthy. Jai Ayurveda.